हेलो प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। पुनः एक बार आपका स्वागत है नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप देखेंगे परीक्षाओं में अमूमन पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न देखने में तो छोटे और आसान होते हैं, लेकिन इन्हीं प्रश्नों को हम गलत करके आ जाते हैं, जिससे हमारा नाम मेरिट में नहीं आ पाता है। तो आइए इन आसान से प्रश्नों को आसानी से समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध चुनना है। अर्थात ये जो वाक्य प्रयोग है, मैंने घर जाना था, इसमें अशुद्ध कौन सा है आपका? मैंने है कि घर है कि जाना है कि था है? तो इसमें आप देखेंगे जो मैंने दिया है यही अशुद्ध है। मैंने कोई शब्द नहीं होता है, इसका प्रयोग होगा मुझे घर जाना था, ये इसमें प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इसमें आपका मैंने जो है वो एकदम गलत है, तो इसलिए इसमें आपका विकल्प गलत ही पूछा है। तो आपका विकल्प ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे इसमें पूछा है कि हिंदी में आपके वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं, चार होते हैं, तीन होते हैं, दो होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको संस्कृत में आपके वचन तीन प्रकार के होते हैं और हिंदी में आपके दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में आपके वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन। वही संस्कृत की बात की जाए तो एक वचन और बहुवचन के बीच में आप देखेंगे कि द्विवचन आ जाता है। तो इसमें आपका हिंदी में प्रकार पूछा है वचन का, तो इसमें आपके दो प्रकार के हो जाएंगे, एक वचन और दो ही वचन। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, आप ध्यान से देखेंगे कि वह अपनी कक्षा में प्रतिदिन समय पर पहुंचता है। वाक्य में कारक पूछा है, इसमें आपका कारक पूछा है कि वह अपनी कक्षा में प्रतिदिन समय पर पहुंचता है। इसमें आपको कारक बताना है, आपका कर्मधारय है। इसमें वह अपनी कक्षा में प्रतिदिन समय पर पहुंचता है, कारक कैसे होगा? इसमें आपका यहाँ पे कारक नहीं, यहाँ पे समास होगा। इसमें आपका समास पूछा है, वह अपनी कक्षा में प्रतिदिन समय पर पहुंचता है। इसमें कौन सा समास है? आपका कर्मधारय समास होगा कि द्वंद्व समास होगा कि अव्ययीभाव समास होगा कि तत्पुरुष समास होगा? तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आप सिंपल सा साधारण सा एक ट्रिक समझ लीजिए। इसमें यह है कि अगर किसी भी शब्द की, दुनिया का कोई भी शब्द हो, अगर शब्द के शुरू में उपसर्ग लग जाता है तो वो आपका समास अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। तो इसमें आप देखेंगे प्रतिदिन के साथ में प्रति उपसर्ग लगा है, इसलिए इसमें आपका अव्ययीभाव समास होगा। ये आपको ध्यान में रखेंगे। आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि किसी भी शब्द में, दुनिया का कोई भी शब्द हो, अगर उस शब्द में आपका उपसर्ग लग के आता है तो वो आपका एकदम कन्फर्म अव्ययीभाव समास के अंतर्गत जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट और चौथे प्रश्न की बात की जाए तो चौथे प्रश्न में दिया है कि अंतरात्मा में संधि है आपकी। अंतरात्मा में संधि पूछा है तो आपका विसर्ग संधि होगा कि व्यंजन संधि होगा कि वृद्धि संधि होगा कि दीर्घ संधि होगा? तो इसमें आप अगर अंतर आत्मा का विच्छेद करेंगे तो अंतर आत्मा होगा, अर्थात अंतर में आपका विसर्ग लग के आएगा। तो इसलिए आप इसमें आसानी से विसर्ग संधि सही होगा, आप इसको ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया है आपका गारसा दत्तानी ने हिंदुस्तान साहित्य के इतिहास को किस भाषा में लिखा है? जो आपके गारसा दत्तानी ने हिंदुस्तानी साहित्य को इतिहास किस भाषा में लिखा है, इसमें आपको ये बताना है। तो आप इसमें देखेंगे कि आप फ्रांसीसी में लिखा है कि जर्मनी में लिखा है कि अंग्रेजी में लिखा है कि हिंदी में लिखा है? तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दें, जो आपका ये लिखा गया है ये फ्रांसीसी में लिखा गया है। यही आपसे अगर इसमें और पूछ दे कि हिंदी का इतिहास सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया, तो आप बताएंगे सीधा सा फ्रांसीसी भाषा में। वही अगर पूछ दे कि किसने लिखा है तो वहां पे आप बताएंगे गारसा दत्तानी। और फिर वही पूछे किस भाषा में, तो आपका फ्रांसीसी, आप इतना ध्यान में रखेंगे। वही आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है आपका नहाया धोया में कौन सा समास है? तो इसमें आप देखेंगे तत्पुरुष समास दिया है, कर्मधारय समास दिया है, बहुव्रीहि समास दिया है, द्वंद्व समास दिया है। तो इसमें आप देखेंगे सीधा सा जिसमें ये योजक चिन्ह लग के आता है तो वहाँ पे आपको सीधा सा इतना पकड़ना है कि यहाँ द्वंद्व समास होता है और वर लगे जैसे और लग के आए वो भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये आप देखेंगे दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, तो अर्थात इसमें आपका सीधा द्वंद्व समास हो जाएगा। नहाया धोया में आपका द्वंद्व समास है। वही नेक्स्ट सातवें प्रश्न की बात करें तो सातवें प्रश्न में आप देखेंगे कि किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? इसमें सीधा सा पूछा है किस क्रमांक में आपके मूर्धन्य व्यंजन आते हैं, अर्थात कौन सा क्रमांक का आपका मूर्धन्य से बोला जाता है? तो इसमें आपका च है कि ख है कि आपका य है कि इसमें ट है? तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका ये ट होता है, ट वर्ग वाला, ट ठ ड ढ ढ़ वाला,
ये आपका मूर्धन्य व्यंजन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे और इसमें आपका ये डी विकल्प सही होगा। वही नेक्स्ट प्रश्न 8वें की बात करें तो 8वां प्रश्न दिया है, सागर के ऊर पर नाच नाच करती है लहरी मधुर गान युक्त में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है कि अतिशयोक्ति अलंकार है कि रूपक अलंकार है, इसमें मानवीकरण अलंकार है। तो इसमें आपको सीधा सा बता दें कि इसमें आपका मानवीकरण अलंकार होगा। वही आइए नेक्स्ट हम 9वें प्रश्न की बात करें तो 9वें प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है, किसान के रचनाकार कौन है? आपके हजारी प्रसाद हैं, अमृत राय है, मैथिली शरण गुप्त हैं, ये आपके महादेवी वर्मा है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो मैथिली शरण गुप्त है वही किसान के रचनाकार है। और आपको इस मैथिली शरण गुप्त से एक तथ्य ये पता होना चाहिए कि ये प्रथम हिंदी के राष्ट्र कवि हैं, ये भी आप इसमें ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न 10वें को देखते हैं। 10वां प्रश्न है जो आपका, जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? एक शब्द पूछा है इसमें, जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? मुमुक्ष कहते हैं, अमोक्षीय कहते हैं, मोक्षालु कहते हैं, मोक्ष प्रिय कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्षु कहते हैं, अर्थात आपका विकल्प ए सही होगा इसमें। वही नेक्स्ट और 11वें प्रश्न की बात करें, इसमें देखेंगे यत्न का हिंदी अर्थ है। साधारण सा प्रश्न है लेकिन इसमें आपका कंफ्यूजन हो जाएगा और इसमें आप गलत कर देंगे, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। यत्न का हिंदी शब्द है आपका भाषण है कि रत्न है कि प्रयास है कि परिश्रम है। तो यत्न का आपका अर्थ होता है ट्राई करना, रिट्राई यार अर्थात कोशिश करना। तो इसमें आपका प्रयास दिया है तो इसमें आपका प्रयास सही होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वें प्रश्न में दिया है, संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया? अर्थात जो प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं इसे संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया? आपके 5वीं के कि 7वीं के या 8वीं के कि 9वीं के? तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है सीधा सा 8वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत प्रादेशिक भाषाओं को रखा गया है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही हम 13वें प्रश्न की बात करें तो 13वां प्रश्न आपका दिया है, अजय बच्चों को बड़ी दूर से पढ़ाने के लिए आता है में कौन सा कारक है? इसमें आप देखेंगे अजय बच्चों को दूर से पढ़ाने के लिए आता है में कौन सा कारक है? तो इसमें आप सीधा कारक चिन्हों का पर ध्यान देंगे तो इसमें आपका के लिए आया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि के लिए किसके अंतर्गत आता है। के लिए आपका कौन से कारक के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें आपका संप्रदान कारक होगा। वही नेक्स्ट 14वें प्रश्न की बात करें तो 14वें प्रश्न में आप देखेंगे इसमें पूछा है आपका चतुर विद्यार्थी प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। यानी चतुर्थ विद्यार्थी जो प्रश्न पूछते हैं, अध्यापक बोल रहा है चतुर विद्यार्थी प्रश्न पूछो, इसमें आपका विशेषण क्या है? तो आपका विद्यार्थी विशेषण है कि प्रश्न है कि चतुर है कि पूछो है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो शब्द क्रिया या कर्ता में जो दिया है अगर उसकी विशेषता बताता है उसे आप वहाँ पे विशेषण पाएंगे। तो इसमें आपकी जो चतुर है ये विशेषता बता रहा है विद्यार्थी की, तो इसलिए आपका इसमें चतुर हो जाएगा अर्थात विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न 15वें प्रश्न को देखते हैं और इसे आप ध्यान से देखेंगे। तो 15वां प्रश्न है आपका, यह मेरी किताब है वाक्य में मेरी शब्द कारक बताइए। अर्थात जो यह मेरी किताब है इसमें जो मेरी शब्द आया है वो आपका कौन सा कारक के अंतर्गत आएगा? आपके संबंध के अंतर्गत आएगा कि अधिकरण के अंतर्गत आएगा कि संप्रदान के अंतर्गत आएगा कि अपदान के अंतर्गत आएगा? तो इसमें आपको इतना सीधा सा समझ लेना है, जैसे यहाँ पे दिया मेरी किताब है तो वैसे ही मान लीजिए कि मेरी कार है, ये मेरी गाय है या मेरी बाइक है, तो मेरी का सीधा आपसे संबंध हो रहा है। तो इसमें आप सीधा सा एकदम संबंध कारक के अंतर्गत आएगा, अर्थात इसमें आपका संबंध कारक हो जाएगा। ये रहे आपके हिंदी के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों भाइयों तक शेयर करिए। धन्यवाद।